क्या क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो WB ग्लूकोज कितना हो गया? ग्लूकोज हो गया 36 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से ग्लूकोज आपका 36 ग्राम है और किस में डिसॉल्व किया इसको आपने? 1 लीटर में, यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो 1 लीटर है। बोलो ये दिया, एक पढ़ लो ध्यान से, 1 लीटर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? पाई कितना है? 4.98 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो, तो आप बताइए, टेम्परेचर सेम हो तो बताइए कंसंट्रेशन कितनी होगी? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार होगा तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? कंसंट्रेशन आपको बतानी है। और पहले वाले केस में भी टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है और दूसरे वाले केस में भी टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, यानी कि 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में सॉल्यूशन बनाया आपने 1 लीटर, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो तो कंसंट्रेशन कितनी होगी ये आपको बताना है। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर? तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो देखो, अगर मैं केस फर्स्ट लेके चलूं, यानी कि अगर मैं बोलूं पाई ग्लूकोज की मैं बात करूँ, अब केस फर्स्ट बोल लो। केस फर्स्ट में क्या बनेगा? देखो बोलो फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू CRT। लेकिन यहाँ पे WB दे रखा है आपको, तो C वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके जो बनता है, क्या बनता है बोलो? WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V ऑफ सोल्यूशन लीटर। क्या समझ पाए? ये फॉर्मूला है सर हमारा। यहाँ पर पाई दिया हुआ हमें कितना? 4.98। WB कितना दे रखा है? 36। R को R रखे दो अभी, तो ये कैंसिल होना है। T हमारा 300 है। मोलर मास MB कितना होता है ग्लूकोज का भाई? 180 होता है। मालूम है नहीं मालूम? 180 होता है ग्लूकोज का मोलर मास। और वॉल्यूम कितना दिया बेटे? 1। ये लीजिए सर, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। ये कट रहा है, कितना कट रहा है? बोलो 6 6 36, 6 3 82 36, इधर 2 करेंगे 600 आ जाएगा ऊपर, 60 आ जाएगा ऊपर, 60। हाँ, क्या दिक्कत? बोलो ठीक है? अरे बोलो ठीक है? ये लीजिए, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको बोल दो फर्स्ट। सुनना ध्यान से। अब आ जाओ सेकंड में। कैसे तो आर का वैल्यू भी निकाल सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। अब के सेकंड क्या है बेटा बताओ? के सेकंड क्या? अगेन ये फॉर्मूला लगाओगे, I इज इक्वल टू CRT लगाओगे। अब जानते हैं इसको WB अपॉन MB इनटू इतनी चीज क्या होती है? ये कंसंट्रेशन होती है। कितनी चीज बताओ? WB अपॉन MB, ये C होता है कि नहीं होता? बोलो। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा पाई इज इक्वल टू CRT। सर पाई इज इक्वल टू CRT क्यों लगाया? ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि दूसरे वाले केस में क्या चाहिए तो पाई इज इक्वल टू CRT। इसका पाई कितना दिया हुआ? 1.52। C हमें नहीं मालूम, R नहीं मालूम, ये 300। अब कई तरीके सॉल्व करने के, यहाँ से R का वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर दो, ये भी कर सकते हो। कई तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। दोनों को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया बेटा सेकेंड। अब आप कर दो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। बाकी तरीके बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट कितना हो गया बेटे? 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52 इक्वल्स टू 60R, और नीचे क्या जाएगा? 300 CR। बोलो ठीक है? तो कट गया, 8 से R कट गया है, कितना है? करो सब, यहाँ से C निकल आएगा 4.98 1.52, ये से कट गया, ये आ जाएगा 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। C नीचे से C आती है, C कितना हुआ? 1.52 है ना?
सी चाहिए आपको, तो सी कितना हो जाएगा 4.98 इंटू 5 अपॉन 1.52 बोलो अपॉन 4.98 इंटू 5, ये नीचे से सी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं ऐसे लोग? अरे कॉन्सेप्ट आया कि नहीं ऐसे? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया? पहले केस में ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कहता है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार चाहिए तो कितना कंसंट्रेशन होगा। तो ये नीचे से सी आ गया। केवल कॉपी मत करना बच्चों, समझ भी लेना, केवल कॉपी मत करना, समझ भी लेना। कितना आया है देखो जरा, कितना आया है 0. बाकी लोग निकालो। 0.061 आ रहा है बेटा, 0.061 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जो मैंने बोर्ड पे किया आपको वैसे ही करना है, आपके कई तरीके हैं। आप यहाँ से आर का वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर सकते थे, पर मुझे डिवाइड करना ज़्यादा आसान लगा, इसे मैंने डिवाइड करा तो ज़्यादा आसानी से मैंने निकाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन और 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इजी सर, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है बेटा यूरिया, NH2CO NH2। सबसे पहली बात तो इसका मतलब ही पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता रखा है। आपको पाई निकालना है, 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, आपको पाई निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब बताओ, 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम या ml? क्यों ml कैसे? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्यूशन का क्या लिया जाता है, वॉल्यूम। जनरली जब परसेंटेज की बात होती है तो 100 ग्राम बोल देते हैं, ठीक है 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम ना लेके क्या ले लेंगे 100 ml, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होती है और ऑस्मोटिक के प्रेशर के फॉर्मूले में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया यूरिया का मास, यानी कि WB पता चल गया 5 ग्राम, और मुझे वॉल्यूम पता चल गया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ml। हमें वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर में, तो इसका मतलब हो गया 0.1 लीटर। क्यों सही है 0.1 लीटर? कैसे आया? 1000 से डिवाइड करें। क्यों करा आपने सही है? क्योंकि हमें वॉल्यूम किसमें चाहिए होता है, लीटर में। अगर बाई द वे केजी में दिया होता तो उसको क्या बनाना पड़ता, ग्राम। हो सकता है मिलीग्राम दिया होता तो भी क्या बनाना पड़ता, ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखा आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 273 केल्विन, आर का वैल्यू भी आपको दे रखा है 0.0821 और यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और पूछा गया तो मैं पाई, सिंपल। 18.6 क्या यूनिट बोलो ना, हाँ आई इक्वल टू बोलो WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V। देखो मैं बात करता हूँ, WB कितना है बेटा 5, R आ गया 0.0821, T आ गया 273, मोलर मास यूरिया का दिया है 60 और वॉल्यूम कितना हो गया 0.1। अब सॉल्व करना ये आपका काम है। यहाँ पे अब जैसे ही बोल रहे हैं तो बच्चों ने कैलकुलेट करा है, आपको भी भाई कैलकुलेशन की थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिना फॉर्मूला लगाए कभी क्वेश्चन सॉल्व ना करें, जैसे आपको पहले भी बताया गया है। तो इसका जो पाई आ रहा है बेटो वो आ रहा है 18.68।
18.68 यूनिट बताएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं पास्कल, शगुन आप क्या कहती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं बार, कुछ लोग कह रहे हैं पास्कल, है ना? तो सर ये कैसे डिसाइड होगा कि इसका यूनिट क्या होगा? बोलो सर, ये यहाँ से डिसाइड होगा बच्चों। आर का जरा यूनिट देखो क्या आ रहा है। वॉल्यूम किसमें चाहिए? टेम्परेचर किसमें चाहिए? प्रेशर किसमें चाहिए? और पाई क्या होता है? प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यूनिट क्या होगा? एटीएम। कैसे पता चला मुझे? यहाँ से। समझ गए? जो बार बार कह रहे थे समझ में आया कि नहीं आया? अरे ऐसी मुट्ठी हिला रहे हैं, हाँ ना बोलो। तो क्या यूनिट होगा? क्योंकि यूनिट का देखोगे बेटा तो आधा नंबर कट जाएगा। तो ये कहाँ से पता चला मुझे कि एटीएम होना है? आर की वजह से। वॉल्यूम लीटर में चाहिए, प्रेशर एटीएम में चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। ठीक है, आपसे बोला गया हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मासेस। अब देखो अपने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में एमबी आता है। अभी हमने पाई पढ़ा, पाई तो पाई इक्वल टू क्या बोला मैंने? WB RT अपॉन MB इनटू V लीटर में, है ना? तो व्हाट इज MB बाई व्हाट इज MB? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MB होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये MB जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। जो सॉल्यूट तुमने डिसॉल्व किया है उसका मोलर मास है। अब क्या होता है, कभी कभार हम इस फॉर्मूले से जो MB निकालते हैं, हमने इस फॉर्मूले कोई भी चारों में से कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये बात सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है सबके फॉर्मूले में क्या आता है? MB आता है। चेक कर लीजिए, चाहे वो RLVP हो, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो, सबके फॉर्मूले में क्या आता है? MB आता है। अरे आता है सर। तो बेटा MB जो हम लोग कभी कभार जो फॉर्मूले की मदद से हम MB कैलकुलेट करते हैं ना, जो हम फॉर्मूले की मदद से MB कैलकुलेट करते हैं, वो MB एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं आता। क्या मतलब? समझो, सपोज यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl का। चलो NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। तो पूरे NaCl का कितना होता है? 58.5 ग्राम पर मोल। ये जो NaCl का मोलर मास है, ये थ्योरेटिकल मोलर मास है। NaCl का मोलर मास कितना होता है सर? और NaCl का ये हो गया मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल मोलर मास। अब आपने क्या करा, NaCl का सॉल्यूशन बनाया और सपोज आपने उसके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, कैलकुलेट किया, और फिर आप फॉर्मूले की मदद से MB निकाल रहे हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो MB है जो कितना आना चाहिए था? 58.5 ग्राम पर मोल आना चाहिए था, क्योंकि NaCl का थ्योरेटिकल मोलर मास इतना होता है। लेकिन वही मॉलिक्यूलर मास जब मैंने इस फॉर्मूले की मदद से निकाला, तो ये MB जो है मेरा मॉलिक्यूलर मास जो है सॉल्यूट का, वो या तो ज्यादा आया या तो कम आया। ऐसा होगा कभी कभार, हमेशा नहीं होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि जो मास मोलर मास तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से निकालोगे, उसके फॉर्मूले की मदद से जो तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे सॉल्यूट का, वो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है? नहीं आएगा। हमेशा नहीं बोल रहा, कभी कभार नहीं आएगा। सुना नहीं है? कभी कभार नहीं आएगा बराबर। तो जब ये बराबर नहीं आएगा, कम या ज्यादा आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है? नॉर्मल। सपोज मैं कह रहा हूँ इसका मॉलिक्यूलर मास, सपोज मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 29.5 ग्राम। आ रहा कितना चाहिए था? और आ कितना है? सपोज मैंने कहा, ज्यादा भी आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या आया समझ में? अरे आया समझ में? ठीक, अब पढ़ के देखो, आपको समझ में बात आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा कब होता है और क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर ये बात, ये फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास
सही नहीं आ रहा है तो क्या फॉर्मूला गलत है? नहीं, फॉर्मूले में भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास आ क्यों नहीं रहा, जितना आना चाहिए उतना क्यों नहीं आ रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है सारे लोग कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। अगली बात ये है कि सर ये मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल कब आता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब आता है? तो जब आपका सल्यूट, जब आप अपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और आपका सल्यूट या तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए। एग्जाम्पल समझो, सपोज मैंने NaCl लिया और NaCl को डाला पानी में, आपको पता है NaCl आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड पानी में डालने पे क्या होता है, आयन बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। तो आप कहेंगे यार आपका जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, आयनाइज हो गया। बोलो क्लियर है? तो ऐसा अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट डिसोशिएट हो रहा है तो फॉर्मूले की मदद से, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्मूले की मदद से जो मोलर मास निकालोगे वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, कम आएगा। क्यों आया कम, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्यों आया कम? क्योंकि आपका सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। तो अब जो मोलर मास आ रहा होगा वो कम आएगा, यानी कि फॉर्मूले से जो तुम निकालोगे वो कम आएगा। आया समझ में? इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मैं बोलता हूँ, सपोज मेरे पास है CH3COOH, क्या है सर ये, एसिडिक एसिड, और एसिडिक एसिड को बेटा डिसॉल्व किया बेंजीन में, किसमें डिसॉल्व किया, बेंजीन, पानी में नहीं बेंजीन। तो वहाँ पे क्या होता है, बेंजीन में जब तुम एसिडिक एसिड को डिसॉल्व करते हो तो दो मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद बना लेते हैं एक मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आप 100 मॉलिक्यूल लोगे तो 100 मॉलिक्यूल दो आपस में जुड़ के 50 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऐसा होता है एसिडिक एसिड के साथ जब तुम उसे एसिड को डिसॉल्व करते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसोसिएशन, यहाँ पर क्या हुआ। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर और इनके जैसे जितने भी केसेस होंगे जहाँ पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद या तो वो टूट जाता हो या तो वो जुड़ जाता हो मॉलिक्यूल, ऐसे केसेस में आपका जो मोलर मास आता है सॉल्यूट का फॉर्मूले की मदद से वो एग्जैक्ट के बराबर नहीं आता, कम या ज्यादा। तो वो आपने लिखी हुई पॉइंट में पढ़ के देखो कि कोई आपसे पूछे एबनॉर्मल मोलर मासेस कब आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, when solute undergo association और dissociation। जब solute dissociate हो या associate हो तब ऐसा होगा। आ गया समझ में बच्चों? अरे आया कि नहीं आया? yes, sir। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आपका यहाँ तक? बोलिए, आगे बढ़ो, आवाज ही नहीं आती है। आगे बढ़ो नहीं बढ़ो? ठीक है, फिर आगे आप लिखो वेंट हॉफ फैक्टर। क्या लिखो? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर वेंट्स हॉफ फैक्टर, वेंट्स हॉफ फैक्टर सिंबल होता है आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्स हॉफ फैक्टर आई, ठीक है। सो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, ध्यान दें। इसको दो तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ। क्या कहते हैं देखो, ध्यान देंगे सब लोग। वेंट हॉफ फैक्टर आई क्या है सर? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वेंट हॉफ फैक्टर एक रेशो है। रेशो की कब बोलते हैं हम लोग, जब दो चीजों को डिवाइड करते हैं तब कहते हैं रेशो। किस चीज का रेशो है सर? नॉर्मल मोलर मास, जो नॉर्मल है। नॉर्मल का दूसरा नाम होता है कैलकुलेटेड। नॉर्मल को कैलकुलेटेड भी बोलते हैं बहुत बार, इसलिए मैंने उसका दूसरा नाम यहाँ लिख दिया। नॉर्मल मोलर मास, जो नॉर्मल मोलर मास होता है सल्यूट का, जो होता है उसका वो मास ऊपर आ जाएगा,
और नीचे आ जाएगा एबनॉर्मल, या फिर एबनॉर्मल का दूसरा नाम कौन सा है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब जो तुमने ऑब्जर्व किया, जो तुम्हें दिखा है, और जो एक्चुअली वो ऊपर है। तो इन दोनों का रेशियो ले लो, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का अगर आप रेशियो ले लो तो जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल से। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन ओब्लिक एसोसिएशन। आपका सॉल्यूट है, आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट डिसॉल्व होने के बाद कितने मोल्स पार्टिकल बने हैं। नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर, या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा, तभी एबनॉर्मल मोलर मास आता है। और जब एबनॉर्मल मोलर मास आता है तभी किसका कॉन्सेप्ट आता है? वेक्टर ऑफ फैक्टर। क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा जब एबनॉर्मल मोलर मास होगा, और जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा तब वेक्टर ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो वेक्टर ऑफ फैक्टर मासेस का रेशियो है भाई। पहली बात अगर मैं बोलूं, कौन से दो मासेस है? नॉर्मल एंड। इसी चीज को दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। देखो लिखा है नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन ओब्लिक एसोसिएशन, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन। चलो एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। ये मैं डालूं ऊपर, एग्जांपल से समझेंगे, 2 मिनट की बात है। देखो जरा एक एग्जांपल देता हूं, इससे समझोगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में बातें आ जाएंगी। सेकंड वाले से समझते ज्यादा, ऊपर वाले से आंसर वही आएगा। चलो देखो जरा, चलो नमक का एग्जांपल ले लो। NaCl पानी में डाला, क्या बना बोलो? Na+ और ठीक है सर जी। अब आपसे कोई पूछे कि I का वैल्यू बताओ, वेक्टर फैक्टर का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन। बताओ डिसोसिएशन के बाद कितने मोल पार्टिकल्स बने? 2। एक मोल पार्टिकल किसका बना और दूसरा मोल पार्टिकल? बस ये देखना है मोल पार्टिकल कितने बने, किसके बने कोई दिक्कत नहीं है, कितने बने ये देखना है। कितने बने तो सब ऊपर आ जाएगा 2। और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन 1। बहुत बढ़िया, तो इसका वेक्टर फैक्टर का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए दूसरा देखो जरा, अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, एसिडिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करो, को बेंजीन में डिसॉल्व करो, 2 मोल जुड़कर 1 हो जाएगा। 2 मोल जुड़कर 1 हो जाएगा। जब 2 चीजें जुड़कर 1 हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसने डाइमर बना लिया। क्या बना लिया? कहीं पे शब्द आएगा डाइमर, तो समझ जाना डाइमर मतलब 2 चीजों को जोड़कर 1 बना। अब बताओ बेटा इसका वेक्टर फैक्टर। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर एसोसिएशन कितने? 1। एक ही तो बना है 1। और लिए कितने थे बेटा? 2। तो आ गया 1/20.5। आ गया समझ में? फॉर्मूला क्लियर हो गया। और यही चीज तो मास के टर्म में भी बता सकते थे। तो मास के टर्म में नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हुआ? कर दो। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, यहाँ है डिसोसिएशन लिखा मैंने, डिसोशिएट होगा आपका सॉल्यूट, या एसोसिएशन लिखा, और यहाँ नो डिसोसिएशन ओब्लिक एसोसिएशन। कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ। ठीक, 3 केस बना दिए। एक में आपका सॉल्यूट डिसोशिएट होगा, एक में एसोसिएट हो गया। एक केस आपने ले लिया सॉल्यूट आपका डिसोशिएट एसोसिएट नहीं होता। जैसे चीनी, अगर मैं आपको बोलूं कि चीनी को पानी में डिसॉल्व करो तो चीनी क्या डिसोशिएट होती है? क्या चीनी के मॉलिक्यूल क्या पानी में जाने के टूट जाते हैं? नहीं सर। क्या एसोसिएट होती है चीनी पानी में जाने के बाद? नहीं सर। तो क्या होती है सर? सिंपल होती है, डिसॉल्व होती है। नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, सिंपल डिसोल्यूशन। चीनी सिंपल डिसॉल्व होती है पानी में, जबकि नमक पानी में जाने के बाद डिसोसिएट। अब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पानी हो कुछ भी हो सकता है। मैं पानी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ आपको आई का वैल्यू बताओ, आई का वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाता है, दिमाग लगाओ।
अगर कोई सोल्यूट डिसोशिएट होगा तो आई का वैल्यू, बोलो जोर से बोलो, यस ग्रेटर देन 1 आएगा। बहुत सही, आई का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। ऊपर चेक भी कर सकते हो, NaCl के केस में आई का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था। तो जब भी डिसोसिएशन होगा आई का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा हमेशा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर आई का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट हो रहा है। यहाँ बताओ, वेरी गुड, लेट्स से। और अगर डिसोशिएट एसोशिएट ना हो, इक्वल्स टू 1। क्यों सर इक्वल्स टू 1 कैसे आया, क्योंकि जितने फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन ओब्लिक एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर। अब अगर कोई सोल्यूट डिसोशिएट एसोशिएट नहीं हो रहा है तो जितने मोल तुमने लिए थे डिसॉल्व होने के बाद भी उतने ही रहेंगे। सपोज तुमने पानी लिए थे चीनी के 4 मोल, तो सॉल्वेंट में जाने के बाद भी 4 ही रहेंगे, तो ऊपर नीचे बराबर आ जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये बात याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजली इक्वली इजी। क्यों भाई, सही है एक जो सही है। अरे बात समझ आ गई कि नहीं आई। आपका सोल्यूट जब डिसोशिएट हो रहा है तो कितना डिसोशिएट हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि मेरा सोल्यूट है A और मैंने इसको सॉल्वेंट में डाला और ये डिसोशिएट होने का नेचर है इसका, जैसे सॉल्वेंट में जाता है इसके मोल्स डिसोशिएट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि कितना डिसोशिएट होता है भाई, 20%, 30% या 100%। मतलब डिसोशिएट हो रहा है लेकिन कितना परसेंट, ये कैसे पता चलेगा। सेम थिंग आप कहते हैं हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद एसोशिएट हो जाता है, जैसे ये एसिडिक एसिड है, बेंजीन में डाला एसोशिएट हो रहा है। अगला क्वेश्चन कितना एसोशिएट हो रहा है, कितना परसेंट एसोशिएट हो रहा है, आधा, पौना, पूरा, 100%, कितना एसोशिएट हो रहा है। तो अगला टॉपिक आपका यही है कि अगर हमें ये पता करना है कि आपका सोल्यूट कितना डिसोशिएट या कितना एसोशिएट हो रहा है तो ये कैसे पता चलता है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं, एक एसोसिएशन के लिए है और दूसरा डिसोसिएशन के लिए, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आया समझ में। पहली बात तो डिसोशिएट एसोशिएट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट हमेशा कब आता है, कौन से सोल्यूट्स के अंदर आता है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद डिसोशिएट या क्या होते हो, एसोशिएट होते हो। आया समझ में मुद्रा के नहीं आया, जो एसोशिएट हो या डिसोशिएट हो उस केसेस में आता है। और फिर वेक्टर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं सोल्यूट एसोशिएट या डिसोशिएट होता है तो कितना प्रतिशत एसोशिएट डिसोशिएट होता है। तो 2 फॉर्मूले आने वाले हैं, एक एसोसिएशन के लिए आने वाला है और दूसरा डिसोसिएशन के लिए आने वाला है। ठीक है बात। चलिए, इस साल भी न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आया था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर। तो क्या बोला बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा। ठीक है, अल्फा फॉर्मूला क्या सर, अल्फा इज इक्वल टू I-1, आई क्या है, जोर से बोलो, I-1 अपॉन N-1. This is the formula. And what is N, sir? Number of mole produced, number of mole particle produced after dissociation. Number of mole particle produced after dissociation. डिसोसिएशन के बाद कितने मोल पार्टिकल्स बनते हैं। जैसे NaCl बताओ, NaCl के लिए N कितना होगा, बोलो 2। क्यों, क्योंकि
NaCl जब डिसोशिएट होता है तो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, क्या? Na प्लस और Cl माइनस। तो इसलिए NaCl के लिए N का वैल्यू 2 होगा, कहीं पे 3 भी हो सकता है, कहीं पे 4 भी हो सकता है। तो N है नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर डिसोशिएशन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अगर अल्फा परसेंट पूछता है आपसे, अल्फा परसेंट पूछता है तो I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 इंटू 100 इंटू 100 परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100, ठीक है? परसेंटेज में पूछ रहे तो इंटू 100 हो गया। क्लियर? अब अगला क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगेन इट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। डिसोसिएशन में क्या था? यहाँ पे 1 अपॉन N माइनस 1, बट सर यहाँ पे N क्या है? वहां पे N होता था कितने मोल बने आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पर होता है कितने मोल जुड़े कितने। तो N होता है नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, कितने मोल जुड़े। अब जैसे एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाला था तो कितने मोल जुड़े थे? देखो देख के बताओ, 2 जुड़े थे 3 जुड़े थे? तो 2 जुड़े तो दैट इज N 2 हो जाएगा। अगर 3 जुड़ेंगे तो 3, तो जितने जुड़े दैट इज N। आया समझ में? और अल्फा परसेंट पूछा जाए तो 1 अपॉन N माइनस 1 इंटू 100। ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूले को हाईलाइट करो। अगर सुनो, ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं और थोड़ा सा तो समझ भी सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो अल्फा परसेंट है, अगर ये अल्फा परसेंट 100% है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सल्यूट 100% क्या हो रहा है? अरे बोलो, डिसोशिएट हो रहा है। तो भाई साहब I और N का वैल्यू, मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, अल्फा परसेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला? अल्फा परसेंट इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। अब खुद यहाँ पे देखो आप रिजल्ट देखो क्या निकलेगा। अल्फा की जगह क्या लिख दूँ? 100, क्योंकि अल्फा क्या है? 100%। तो 100 सॉल्व करते जाओ, देखो क्या निकलेगा। कट गया, यहाँ 1 आ जाएगा। I माइनस क्या आ गया? N माइनस 1, I माइनस 1 से 1 कट गया। N इक्वल टू I आ गया सर। तो N तो एक अलग चीज होती है, N होता है कितने मोल बने टूटने के बाद, ठीक है? और I होता है वेक्टर फैक्टर। लेकिन I और N का वैल्यू बराबर आ जाएगा केवल एक केस में। कब? जब कोई सल्यूट क्या हो? 100% डिसोशिएट होता हो, तो I और N का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है बात? ये बात है, वही बात मैंने लिखा है कि सल्यूट अंडर वो 100% डिसोसिएशन, द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू N। चाहे इस बात को आप ऐसे करके आगे चेक करिए, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन है कि आपका ये सल्यूट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका ये सल्यूट है और ये डिसोशिएट हो रहा है, और ये डिसोशिएट ऐसे हो रहा है, देखो बोर्ड पे जैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है सर जी? और कितना प्रतिशत डिसोशिएट हो रहा है? ये 80% डिसोशिएट हो रहा है, 80% डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है सर जी? आपको क्या निकालना है इसका?
आई निकालना है। अगर डिसोशिएट हो रहा है ये, तो ये तय है कि आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। तो अगर डिसोसिएशन में आई का वैल्यू 1 से, अब 1 से ज्यादा तो 2, 3 कुछ भी आ सकता है और वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो सॉल्व, कैसे होगा? करो और सब लोग करो, बड़ी बात नहीं है, करो फटाफट। अल्फा कितना रखो सर? 80 रखो। रख दिया सर। तो ये आपको दिया है ना 80% डिसोशिएट हो रहा है। I -1 n बताओ n। पक्का 5 बिल्कुल सही। 3 और 2 5, तो ये हो गया 5। बहुत बढ़िया, बस खत्म बात हो तो गई। into 100 सॉल्व करके आई निकालो। आई कितना है? 4 पॉइंट बोलो 4.2 आ रहा है सर। सही बात है सर। कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है क्वेश्चन बोलो? क्या निकालना है? वेक्टर फैक्टर आई। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन दे रखा है? कुछ है क्वेश्चन में? तो अल्फा वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं ना कि अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1/n-1, क्योंकि अल्फा तो दे रखा। इससे पहले क्वेश्चन में आपको अल्फा दे रखा था कितना, तो आपके दिमाग में झट से आया अल्फा परसेंट का फॉर्मूला निकाल के आई निकाल लो। लेकिन यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पे एक बात बोली गई कि आपका जो सोल्यूट है वो टेट्रामेराइज हुआ। क्या मतलब वो टेट्रामेराइज हुआ? यस, 4 मॉलिक्यूल जुड़कर एक बन जाना कहलाता है टेट्रामेराइजेशन। डाइमेराइजेशन क्या हुआ? 2 का 1 बन जाना। टेट्रामेराइजेशन में 4 का 1 बन जाना, डाइमेराइजेशन में 2 का 1 बन जाना, ट्राइमेराइजेशन सिंपल। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बात है समझने की। अब देखो, चलो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ए है, ठीक है, समझने के लिए। कितने ए लोग हैं? 4 ए जुड़कर क्या बन गया? 1 बन गया, A4 बन गया। 4 ए जुड़कर 1 बन गया, तो 4 ए जुड़कर A4 बन गया। बोलो क्लियर है मेरी बात? अब जरा आई का उसका फॉर्मूला बताना, वेक्टर फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ये कौन सा केस है? तो क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, और डिवाइड कर दोगे किससे? बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, इनिशियली टेकन एंड टेकन। तो बताओ कितने मोल बन गए भाई? 1। और कितने लिए थे? 1/4। क्या आई का वैल्यू 1/4 यानी 0.25 तुम्हें सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, क्योंकि एसोसिएशन जब भी होता है तो आई का वैल्यू 1 से कम आता है, तो 0.25 सही है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आ रही है बात समझ में, है ना? तो ऐसा हो गया भाई, ऐसा हो गया, ठीक रहा? कितने लोग बात को समझे ये बताओ पहले। सारे सो रहे हैं, सबके हीट स्ट्रोक पड़ गया सबको। तीन केसेस दिए मैंने, आपसे बोला गया क्या निकालिए? वेक्टर फैक्टोरियल की क्या निकालो? आई। एक बात जिसने आपका काम सॉल्व कर रहा है, जो काम क्या लिखा है? कंप्लीट एसोसिएशन लिखा है। कंप्लीट डिसोसिएशन अगर होगा तो इनके लिए आई का वैल्यू निकालो, तो है ना? तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो सर आपने बताया था आई इक्वल टू क्या लिखना है? इनको डिसोशिएट करो, डिसोशिएट करके पता करो n कितना आएगा, और जो n आएगा वही क्या होगा? आई होगा। क्या n आई हमेशा बराबर होता
होता है? क्या n हमेशा i के बराबर होता है? नहीं सर, केवल एक केस में n और i बराबर होता है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। क्या आई बात समझ में? तो पहले केस, अब बात आती है डिसोशिएट करना तो सीखें, कैसे होता है डिसोशिएट K2SO4? बोलो, अरे मूर्खों बोलो, जल्दी बोलो, हद हो गई यार। अरे के कितने हैं? के 2 हैं, तो ये आ जाएगा 2K, और SO4 एक, तो SO4 एक ही एंटिटी होती है, SO4 आ गया। सुन लो मेरी बात को, SO4 आ गया, 2K के ऊपर होता है +1, तो कितना प्लस आ गया? 2 प्लस आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? -2। लग रहा है 8 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पोटेशियम सल्फेट को डिसोशिएट करना आ रहा है। अरे K2 और सल्फेट 1, पहले वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। जितना प्लस होता है उतना माइनस भी आना चाहिए। प्लस कितना आया? 1 के ऊपर 1, 2 है तो 2 प्लस, तो 2 माइनस आ। तो बताओ भाई कितना हुआ? n का वैल्यू कितना हुआ? 3, तो i भी कितना हुआ? 3, क्योंकि क्वेश्चन में 100% डिसोसिएशन की बात हो रही है, इसलिए। ठीक है, अरे बोलो ठीक है। सेकंड, और सेकंड वाला हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत करे। देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, एक कंपाउंड है K4HClO6, देख रहे हैं कंपाउंड पीछे। इस तरह के कंपाउंड आप 12th में पढ़ोगे, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। इनको डिसोशिएट करने का तरीका थोड़ा समझ लो। फिलहाल जो चीज़ डब्बे के अंदर है, जो डब्बा है ये एक है, और जो डब्बे के बाहर है वो अलग है। तो अगर मैं इसको डिसोशिएट करूँ, बच्चों ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको डिसोशिएट नहीं कर पाते। ये पूरा चैप्टर हमारे पास है 12th में। इसको डिसोशिएट करोगे तो कैसे डिसोशिएट होगा? जो डब्बा है, डब्बा एक बनेगा, ये डब्बे को एक बनाओ, और डब्बे के बाहर जो एक, तो कितने चीजें बाहर है डब्बे के बाहर है, कितने के? 4 के बाहर है। बोलो क्लियर है? 4 के बाहर है। बोलो क्लियर है? देख लो, और डब्बा क्या हो गया? FeCl6, और जब ये +4 आ गया तो डब्बे के ऊपर क्या आएगा? -4 आएगा। आया? अब बताइए सर इसका n कितना है? 5, तो इसका i भी कितना होगा? कौन सा मुश्किल बात है? कौन सा मुश्किल बात है? बस केवल ये पता होना चाहिए कि i और n का वैल्यू बराबर कहाँ होता है। खत्म बात। चलो लास्ट तो भी बता दो यार, एक तो आप भी बताओ यार, एक तो आप भी बताओ यार, AlCl कैसे डिसोशिएट होगा? बोलो तो जरा। एक Al, देखो एक Al है, Al एक है, और Cl कितने हैं? Cl 3 है, तो Cl पे आएगा -1 होता है Cl, तो Al पे कितना आएगा? +3, क्योंकि -3 +3 इतना डिसोशिएट तो आना चाहिए भाई। तो n का वैल्यू, तो i का वैल्यू 4। क्या मैं समझा भाई आपको बात? अरे क्या बात समझ आई? तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन या MCQ ऐसे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से i का वैल्यू n के बराबर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सारी बातें होती है। ठीक है, ठीक है। तो आज आपने आज की क्लास में क्या क्या देखा? ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल किया आपने, दैट एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास कब आता है? सल्यूट का मोलर मास एबनॉर्मल कब कहलाता है? जब उसका जब कोई सल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट होता है तब एबनॉर्मल मोलर मास आता है। उसके बाद क्या पढ़ा? वेट हॉफ फैक्टर, इसका सिंबल आई, रेशियो है ये, मास के टर्म में भी बता सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी बता सकते हो। मास के टर्म में क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, और नंबर के टर्म में क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन। आई का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, ये क्या दर्शाता है? आई का वैल्यू 1 आ रहा है, आई का वैल्यू 1 आ रहा है, क्या बताता है? और छोटा आ रहा है,
वेरी गुड, एसोसिएशन। उसके बाद पढ़ा आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एक रिजल्ट बताया कि आई का वैल्यू n के बराबर कब होता है, जब कोई सोल्यूट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो आप i इक्वल टू n लिख सकते हो, जैसे कि आपने इन क्वेश्चंस में करा हुआ है। बोलो सही रहा? ठीक है, फिर यहीं तक देखते हैं। कल की क्लास में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के ऊपर आगे की बात करेंगे।